आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के बारे में ज्यादातर लोगों के सवाल आते हैं, कोई ऐसा रास्ता बताइए कि जिसकी वजह से आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कानूनी रास्ते बताने वाला हूं जो कानून में लिखे हुए हैं कि इस वजह से आपको मेंटेनेंस, एलुमनी, कंपलसेशन, लिटिगेशन चार्ज नहीं देना पड़ते हैं। तो आज से हम मेंटेनेंस मेंटेनेंस की बात करेंगे कि चाहे वाइफ आपसे सीआरपीसी 125 में डिमांड कर रही हो, चाहे बीएनएसएस 144 के अंतर्गत मेंटेनेंस में डिमांड कर रही हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हो, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में आपसे मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हो, या किसी भी एक्ट के अंतर्गत किसी भी केस में आपसे केस लड़ने का खर्चा हो, चाहे भरण पोषण हो, चाहे एलुमनी हो, अगर इसकी डिमांड करती हो, साथ में कॉम्पल्सेशन की बात कर लेते हैं कि अगर इनकी डिमांड करती है तो कुछ कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से आपको नहीं देना पड़ता है। तो आज मैं आपको ऐसे 12 नियम, आप उन्हें उपाय कह सकते हैं, ये बताने वाला हूं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं और आपके केस में लागू होते हैं तो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा। और साथ में आपको जजमेंट के बारे में बताएंगे कि कोर्ट ने समय समय पर इस तरीके के जजमेंट्स भी दिए हैं। ये जानकारी भी आपको आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में मिलने वाली है। तो ध्यान से पूरे लेक्चर को समझिएगा। फिर किसी भी प्रकार का अगर आपकी वाइफ आपसे डिमांड करती है मेंटेनेंस की, तो ये क्लियर हो जाएगा आपके केस में कि आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा तो किस वजह से आपको नहीं देना है, और देना है तो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको एनी कंडीशन देना पड़ेगा, ये पहले ही क्लियर हो जाएगा। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए हमें दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब भी मेंटेनेंस का कोई भी सेक्शन के अंतर्गत कोई भी एक्ट में आपके ऊपर केस आता है और उसका समन आपके घर पे आता है, तो आपको समन लेने से बचना नहीं है, तत्काल उस समन को ले लेना। समन मतलब नोटिस, आप हिंदी में उसको नोटिस समझ लीजिए। जो कोर्ट से आपके पास आता है पहली तारीख पे, मतलब पहली बार आता है, तो आपको वो समन ले लेना है, भागना नहीं उससे। कई लोग हमसे कहते हैं साहब ले लेंगे तो कोर्ट मेंटेनेंस लगा देगी। भाई साहब नियम यह है कि भागोगे तो आपके प्रति मेंटल क्रूरटी साबित हो जाएगी। दूसरी बात है, आप कोर्ट को फॉलो नहीं कर रहे, कोर्ट के नियम फॉलो नहीं कर रहे, कोर्ट को कोर्ट नहीं समझ रहे, ये भी आपके ऊपर लागू हो जाएगा। कोर्ट कहेगी जब तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो वाइफ की बात क्या सुनते होगे, तो यहाँ पर आप गलत साबित हो जाओगे। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जजमेंट आया था रजनीश वर्सेस नेहा का, उसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भरण पोषण की राशि आवेदन दिनांक से ही देना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष कारणों में न्यायालय जो समझे जैसी परिस्थितियां हो फिर वैसा आदेश करे। तो एक और ऐसा जजमेंट आया था भी कुछ दिन पहले जिसमें कहा गया था कि भाई जरूरी नहीं कि आवेदन दिनांक से ही देना है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री हैंड करके रखा हुआ है कि जैसी परिस्थितियां हो उसके हिसाब से देना है। तो इस केस में आवेदन दिनांक से नहीं, आदेश दिनांक से दिया जाएगा। तो ये परिस्थितियां निर्भर करती हैं आपके केस के ऊपर। ठीक, तो आपको समन से भागना नहीं है, समन ले लेना है। नंबर 2, पहली तारीख पर जो समन में तारीख लिखी है उसी तारीख पर जाना। हाँ, समन लेते समय विशेष ध्यान रखना उसमें कौन सी तारीख लिखी है। अगर आपको समन तारीख निकलने के बाद रिसीव हो रहा है, या तारीख उस तारीख को मिल रहा है जिस तारीख को आप पहुंच ही नहीं सकते, संभव नहीं है आपके लिए, यानी कि आज आपको समय मिल रहा है, आपको 1000 किलोमीटर दूर जाना है, पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप पहुंच ही नहीं सकते उस तारीख को, कोई विपदा आन पड़ी है या पहुंच ही नहीं सकते, या दूसरी बात आपको डेट निकलने के बाद वो समन रिसीव हो रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसे समन को रिटर्न करें और उसमें कारण लिखें कि हुजूर मैं इस तारीख को आ ही नहीं सकता क्योंकि समन ही मुझे देरी से मिल रहा है या तारीख निकल चुकी है। तो अगली तारीख पूर्व हमको समन उपलब्ध करा दिया जाए ताकि हम न्यायालय में अपना पक्ष रख सकें, अगली तारीख का मुझे समन भेज दिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर वो समन उस तारीख पे आप रिसीव नहीं करेंगे तो वहां रिसीविंग नहीं जाएगी, तो इससे आप बचे रहेंगे। और आप ई कोर्ट में तारीख देख लीजिएगा अगली क्या लगी है, आप बिना समन के भी उस तारीख को आप कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं या समन का वेट कर सकते हैं। जब आपको समन मिल जाता है तो समन मिलने के बाद आपको अपने वकील साहब को लेकर कोर्ट पहुंचना है। ऐसा नहीं कि अभी तो वकील साहब की फीस बचाओ, 2-4 तारीख टरकाएंगे, टरकाने वाला काम नहीं, टरकाने वाला काम नहीं। सीधा पहुंचिए कोर्ट में और अपने वकील साहब को लेकर उपस्थित हो जाइए। और अगर आप कानून के मास्टर हैं, कानून जानते हैं, तो आप खुद प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई आपको मनाही नहीं है। लेकिन आप कानून व्यवस्थित तरीके से नहीं जानते हैं, आप अपने अधिवक्ता महोदय को लेके प्रेजेंट होइए और अपने सामने उसमें वकालतनामा पेश करवा दीजिए। खैर, आपके वकील साहब जब प्रेजेंट होते हैं तो पहली तारीख में वकालतनामा पेश कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमको बताया कि वकील साहब ने कई तारीख तक वकालतनामा ही पेश नहीं किया। तो ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हुई कि इतनी बड़ी कोई एडवोकेट गलती नहीं कर सकता। और जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाएंगे तो साहब पूछेंगे नहीं कि जब आप इस केस में हो नहीं तो आप पक्ष क्यों रख रहे हैं।
वकालतनामा का मतलब ये होता है ना कि भाई पक्ष रखना, क्या हम इनकी तरफ से पक्ष रखेंगे, तो साहब पूछेंगे नहीं ना, तो मुझे तो उस क्लाइंट के ऊपर ही संदेह है कि ये गलत बोल रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो कहता है कि वकील साहब ने वकालतनामा पेश नहीं किया, तो ये आपकी ड्यूटी है कि वकालतनामा पेश करना चाहिए पहले ही तारीख पर। लेकिन मुझे बात हजम नहीं हो रही कि वकील साहब इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं और साहब उनको कई तारीख से सुनते रहें। मुझे ये भी समझ में नहीं आया भाई। ठीक, इसके बाद कोशिश करिए, नंबर 3 कोशिश करिए कि आप कोशिश करिए कि आप वहीं पर आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। भाई साथ रहना तो साथ रह लो, साथ छोड़ना तो साथ छोड़ दो। बैठ के वहीं पर जो कुछ है उसी तारीख पे, क्योंकि कोर्ट भी आपका मीडिएशन करवाती है। कोशिश करिए कि आप उसी तारीख पर बैठकर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करें। यह आपके लिए एक अच्छा और बेहतर विकल्प होगा। नंबर 4, जब इस पर बात ना बने तो कोशिश करें, प्रयास करें फटाफट 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, बहुत हुआ 6 तारीख, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, जिसमें आपकी तरफ से आपको जवाब दे देना है, आपको अपना एफिडेविट दे देना है, बैंक स्टेटमेंट दे देना है। ये कंपल्सरी है, जवाब, बैंक स्टेटमेंट, एफिडेविट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जानकारी, ये कंपल्सरी है, आपको एनी कंडीशन कोर्ट में देना है अपनी तरफ से। अब इसके अलावा और क्या-क्या देना है मैं आपको और डिटेल में लेके चलता हूं, और इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अभी तो मात्र 4 पॉइंट हुए, अभी तुमको 12 पॉइंट पे बात करनी है। नंबर 5, आपके परिवार के जितने लोग हैं वो आप पर आश्रित हैं, तो कोर्ट को स्पष्ट बताएं कि इतने लोग मुझ पर आश्रित हैं, कौन बीमार है, किसकी शादी करवानी है, क्यों क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं, कितना लोन लिया है, कितना खर्चा आपके ऊपर है, कितना आपको क्या-क्या देना है, सारी चीज़ों का, किसका पढ़ाई का खर्चा है, किसको गोद लिया है, ये सारी चीज़ों को कोर्ट में व्यवस्थित तरीके से बताइए, और हो सके तो इनका भरण-पोषण कानूनी तौर पर आप उनका पहले कानूनी तौर पर अलग कर दीजिए, जिनका जैसा भी है। नंबर नंबर 6, पत्नी की इनकम, अगर आपकी वाइफ कमा रही है, चाहे वो जॉब कर रही हो, चाहे बिजनेस कर रही हो, अगर वो कमा रही है तो उसका सबूत भी आपको ही देना कंपलसरी है। ये मत सोचिएगा वो ला के देगी, वो तो कह रही मैं बेरोजगार हूं, उससे बोल दिया बात खत्म। वो कहे बेरोजगार हूं, आपकी उसकी बात को इस कान से सुनो, इधर से उड़ा दो। आपकी ड्यूटी है कि अगर वो कमा रही है तो कितना सोर्स है उसका, उसका सबूत आपको कोर्ट में देना है। ये आपकी ड्यूटी है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप बच सकते हैं। नंबर 7, अगर आपकी पत्नी पहले कमा रही थी या कमा सकती है, तो इस बात का सबूत भी आपको ही देना। भाई शादी के पहले से लेके आज दिनांक तक अगर वो जॉब करती थी या बिजनेस करती थी या किसी चीज में पारंगत है जिससे उसकी इनकम होती है, तो आपको उसका प्रूफ भी कोर्ट को देना है कि हुजूर ये कमाने में काबिल है, पहले भी कमा रही थी, या फिर इसके पास इतनी योग्यता है, ये कमा सकती है। ये चीज भी आपको कोर्ट में बतानी है, क्योंकि ऐसे कई जजमेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर कोर्ट ने कहा कि भाई आप पहले कमा रही थी या आप कमा सकती हैं, आपके अंदर ये पारंगता है, आपके पास ये गुण हैं, आप कमा सकती हैं, तो आप पति के ऊपर बोझ नहीं बन सकते, पति के ऊपर हम अतिरिक्त दबाव नहीं डाल सकते। आप खुद कमाइए, आप कमा सकती हैं, आप काम करिए। तो ये चीज भी आपको कोर्ट के समक्ष प्रूफ के तौर पर रखनी है। नंबर 8, अगर आपकी वाइफ वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, पूर्णतः स्वस्थ है, तब भी आप कोर्ट के समक्ष ये बात रख सकती है, हुजूर वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, पूर्णतः स्वस्थ है, ये जॉब कर सकती है, कोई बिजनेस भी कर सकती है, जॉब भी कर सकती है, बड़ी आसानी से इसे जॉब मिल सकती है, मैं इसको जॉब ढूंढने में सहायता करूंगा, ऐसा भी कह सकते हैं। जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक मैं इंटरम मेंटेनेंस देने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसे जजमेंट भी देखे गए जहां पर कोर्ट ने कहा कि आप प्रयास करिए, इनके लिए नौकरी ढूंढिए। पत्नी ने कहा कि भाई मैं महिला हूं, मैंने कभी कोई जॉब नहीं की, मुझे डर लगता है। कोर्ट ने वहां पर अपनी तरफ से कहा कि देखिए मेरे कोर्ट के अंदर भी कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, और ये जो एडवोकेट हैं ये भी महिला हैं और ये भी काम कर रही हैं, तो डर किस बात का? अगर आपको किसी बात का डर है तो आपके लिए पुलिस है, प्रशासन है, आप मदद लीजिए। अगर कोई किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का प्रयास करे, आपको शंका है, डर है या करता है, आप कंप्लेंट करिए, हम फैसला करेंगे, हम उसे दंडित करेंगे। लेकिन आप ये कह के नहीं बच सकती हो कि हम एक महिला हैं, हमको डर लगता है। अगर आप वेल क्वालिफाइड हो, स्वस्थ हैं, तो आप अपने लिए काम करिए, क्योंकि कानून ये कहता है कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली महिला। दूसरी तरफ ये कहता है कि कमाने में सक्षम हो तो उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो भाई आप कमाने में सक्षम है, इसलिए आपको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। नंबर 9, अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में या रीमैरिज कर चुकी है या फिर उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है या लिविंग में रह रही है, इसका सबूत भी आपको कोर्ट में लाके देना है, तो किसी प्रकार का कोई पैसा अब आपको नहीं देना पड़ेगा इतना सबूत देने पर। लेकिन ड्यूटी आपकी है कि प्रॉपर सबूत आपको लाके ही कोर्ट को देना है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोर्ट ने कई बार जजमेंट दिए हैं
कि भाई प्रॉपर सबूत नहीं है और आपने आरोप लगा दिया, उल्टा आपके ऊपर मेंटल क्रूरल्टी साबित हो गई। तो अगर इस तरीके के आरोप लगाते हो अडल्ट्री, अफेयर, रीमैरेज के, लिविंग के, तो आपका प्रॉपर सबूत होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो प्रॉपर, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 63 के अंतर्गत प्रमाण पत्र बना के आपको उन सबूतों को देना है और किसी प्रकार की कोई काट-छाँट उसमें नहीं करनी, एडिटिंग नहीं करनी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और सब कुछ आपको डिटेल में लिख के उस प्रमाण पत्र में देना है और फिर फॉरेंसिक लैब जाएगा और वहाँ से प्रमाणित होके आ जाएगा और आपका वो सबूत माना जाएगा। तो आप उसे सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। डिजिटल एविडेंस कोई भी हो। नंबर 10, अगर आपकी वाइफ ने आपके साथ, आपके परिवार के साथ अत्याचार किया, आपका उत्पीड़न किया, आपका शोषण किया है, ब्लैकमेल कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड कर रही है, आपकी जान लेने का प्रयास किया है, अपमानित करती है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट के अंदर साबित करना होगा कि भाई हमारी गलती नहीं है, हम तो पति धर्म का पालन किया, वाइफ ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो इसका आपको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है और कोर्ट सभी प्रकार के भरण पोषण कोर्ट सभी प्रकार के पत्नी के भरण पोषण रद्द कर सकती है। नंबर 11, अगर कोर्ट में ये साबित करने में आप सफल हुए कि मैंने पति धर्म का पालन किया और पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट ऐसा मान सकती है कि आपके पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे किसी प्रकार का भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है। तो आप सभी तरीके के मेंटेनेंस से बच सकते हैं। नंबर 12, आखिरी, आपसी सहमति से अलग हो। तो कानून ये कहता है कि आपकी आपसी सहमति बन गई कि आपने कहा भैया आज के बाद हम पति-पत्नी नहीं रहे, अब हम अलग रहेंगे, कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का दायित्व तो नहीं रहेगा, तो फिर पत्नी आपसे किसी प्रकार की मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती। ऐसे भी जजमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये थे 12 ऐसे नियम, उपाय, या कहें कि जजमेंट से जानकारी ली गई है, या आप कहें कि कानून में ये ऐसे प्रावधान देखने को मिलते हैं। आप इनका प्रावधानों को लेके आप कोर्ट पहुँचते हैं, कोई भी एक भी लागू आपके केस में होता है, तो आप इन चारों प्रकार के मेंटेनेंस से बच सकते हैं। लेकिन बशर्ते मैंने आपको बताई जनरल इन्फॉर्मेशन का, कोई इस तरीके से कोर्ट में पक्ष रखना होगा और इस केस में पूरी तरीके से फोकस रखना होगा और अपने अधिवक्ता महोदय के निर्देशानुसार आपको चलना होगा और सारी चीजें आपको ले जाके उनको देना होगा, तभी वो कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और तभी जाके आपका बेहतर बचाव कर पाएंगे और आप सभी तरीके के भरण पोषण से बच सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।